हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस 2024 के लिए यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 में जो 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को लिया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, आपका एडमिट कार्ड भी अब जारी कर दिया गया है। तो देखिए, बिहार पुलिस 2024 के लिए हम लोग जो नया सिलेबस दिया गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ठीक उसी सिलेबस के अनुसार हम लोग इस सेशन में एनसीईआरटी का जो बुक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लास 9th का। फ्रेंड्स देखिए, उसमें ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के जितने भी चैप्टर दिए गए हैं क्लास 9th में, उनको हम लोग चैप्टर वाइज, चैप्टर के अनुसार उसके एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से मैं आपको क्लास 10th का ज्योग्राफी भी कवर करवाऊँगा, क्लास 9th का फिर से आपको हिस्ट्री कवर करवाऊँगा, क्लास 10th का हिस्ट्री कवर करवाऊँगा, क्लास 9th का मैं पॉलिटी और क्लास 9th का आपका क्लास 10th का भी पॉलिटी मैं आपको इसी प्रकार से बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए मैं आपको कवर करवाऊंगा। और देखिए, बिल्कुल जो नया सिलेबस आया हुआ है मैं दिखा देता हूं कि ज्योग्राफी के क्लास 9th में जो आपका सिलेबस में जो चैप्टर दिया गया है, आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है, और वही चैप्टर सेम आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है बिहार पुलिस का नया सिलेबस, बिहार पुलिस न्यू सिलेबस 2024 है ये। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। और देखिए, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। और यहाँ पर पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10वीं कक्षा मैट्रिक का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप संतुष्ट हो जाइए। और देखिए, जो जो यहाँ पर चैप्टर दिया गया है ना, सारे चैप्टर को आप मिला भी सकते हैं। पूरा वीडियो के दौरान सारे चैप्टर को हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यह है आपका विषय भूगोल, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर क्लास 9th के सिलेबस में क्या दिया गया है, तो देखिए भारत भूमि एवं लोग, और उसके बाद देखिए उसमें स्थिति एवं इकाई 1 में स्थिति एवं विस्तार है। फिर देखिए इकाई 2 में भौतिक स्वरूप है। देखिए इकाई 3 में जो है अपवाह स्वरूप है। इकाई 4 में जो देखिएगा क्लास 9th का ज्योग्राफी है ये, ठीक है, जलवायु है। उसके बाद देखिए इकाई 5 में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी है। उसके बाद देखिएगा इकाई 6 में जनसंख्या, जनसंख्या का आकार है, ठीक है। उसके बाद देखिए इकाई 7 में क्या है, भारत के जो पड़ोसी देश है। उसके बाद देखिए इकाई 8 में मानचित्र अध्ययन है, ठीक है। और इकाई 9 में जो है क्षेत्रीय अध्ययन है। फिर उसके बाद क्लास 10th का जो है ज्योग्राफी का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो क्लास 10th ज्योग्राफी एनसीईआरटी फॉर बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 होगा। आज हम लोग केवल 9th का जो आपका इसमें एनसीईआरटी का बुक है, जो यहाँ पर चैप्टर दिया गया है, सेम उसी चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एनसीईआरटी और देखिए बीएसटी बीपीसी एससीईआरटी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो क्लास 9th का सिलेबस है। और देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्लास 9th और क्लास 10th के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग केवल क्लास 9th का जो आपका ज्योग्राफी है उसको हम लोग बिहार पुलिस के लिए कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं बनाना है, ठीक है ना, मीडियम में रहेगा, आपको देखने में सुविधा होगा। और नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो क्लास 10th का ज्योग्राफी होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चैप्टर दिया गया था भारत भूमि और लोग, मिल गया ना, पहले इकाई में दिया गया था। आप जा करके बैक करके देख भी सकते हैं, पूरा चैप्टर सेम चैप्टर है और सारे एमसीक्यू को हम लोग, यह पहला अध्याय है और इस अध्याय का नाम है स्थिति एवं विस्तार। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए आंसर सबको कमेंट करते चलना, वैसे क्या होगा कि आपको रिवीजन होगा, ठीक है ना, आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते चलेगा। तो सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32 लाख, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। पहले स्थान पर आपको पता है रसिया है, दूसरे स्थान पर कनाडा है
और तीसरा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये कम से कम टॉप 3 कंट्रीज़ का नाम ज़रूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। देखिए भारत की स्थलीय सीमा से, देखिए भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। अच्छा, स्थलीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, 7 देशों के साथ, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे मैं आपको कंट्रीज़ का भी नाम बताऊँगा, ठीक है ना। और देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है ये लगभग 15,100 समथिंग है। ठीक है ना, 15,000 मान करके चलिए, 15,100 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, और जो आपका तटीय सीमा रेखा है ये आपका 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है ना, 7516, तो लगभग कितना का अंतर है, 15,000 और इधर 7,500, तो लगभग दुगुनी के अंतर है ना, तो दुगुना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो ये मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, जरा आप उंगली पर काउंट करिए इनका नाम, 8 राज्यों का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना। अच्छा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय, जरा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, भारत में 82.5, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है मानक समय रेखा माना गया है भारत में। और यह ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है, तो फ्रेंड्स बताइए कितना आगे है, फटाफट कमेंट करिए कितना आगे है। तो ये 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, रूस है। ठीक है ना, रूस के बाद कनाडा और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स, 8 हैं। ठीक है ना, कितने हैं, 8 हैं। चलिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है। स्थानीय समय में जो है कितने घंटे का अंतर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत में अगर हम बात करते हैं तो देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर लगभग 29 डिग्री देशांतर का है। कितना, 29 डिग्री देशांतर का लगभग अंतर है। और आपको पता है कि 2 देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है, 4 मिनट का होता है। 4 मिनट का होता है। जब आप 29 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 9 चौके 36 हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, 116 मिनट होगा। और 116 मिनट लगभग कितना हुआ, लगभग 2 घंटा हुआ। तो इस प्रकार से देखिए 2 घंटा लगभग, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि भारत की जो स्थलीय सीमा है यह कितने देशों को छूती है, तो ये 7 देशों को। कौन कौन से ये देश हैं, जरा इनका 7 देशों का उंगली पर नाम काउंट करिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। क्लियर ना। चलिए, बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार की शोक जो है यह किस नदी को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स कोसी नदी को
बिहार का शोक कहा जाता है, और बंगाल की शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखिए इसमें सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु। और सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो ये इंदिरा कॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ये राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान है, ठीक है ना। और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे छोटा जो है ना ये आपका गोवा है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा जो है ये कौन सा है, सिक्किम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करेंगे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारतीय राज्य भी है या केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताने हैं। अब यहाँ पर देखिए चीन के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं ये कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम दिया गया है, यानी कि 1, 2 और यहाँ पर देखिए 4 राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 1, 2 और 4। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश ये बाउंड्री शेयर करता है चीन के साथ, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं करता है अब। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 1, 2 और 4 होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इसका। चलिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, देखिए यहाँ बिहार शब्द है और बिहार आपको पता है कि किस देश से सीमा सटता है बिहार का, तो नेपाल के साथ। आसानी से इसको आप चयन कर सकते हैं। और देखिए अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि बिहार के कितने ज़िले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 7 ज़िले। कल ही मैंने बिहार का ज्योग्राफी कराया हुआ है, 1992 से लेकर के अब तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार के ज्योग्राफी का, उनको एक ही वीडियो में कल मैंने कवर कराया हुआ है। बिहार का इतिहास करा दिया है मैंने, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करा दिया है, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है। कल मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी करा दूंगा, फिर मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दूंगा, करंट अफेयर्स कराऊंगा, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। बताइए तो 7 जिले जो हैं बिहार के नेपाल से सटते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं। तो सबसे पहले देखिए सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण 3 जिला हो गया, किशनगंज 4, अररिया 5, सुपौल 6, मधुबनी 7, ठीक है ना। और टोटल कितना हो गया देखिए, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ठीक है, उसके बाद किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधुबनी 7 जिले हो गए। चलिए उसके बाद देखिए पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है। तो आपको पता है पाक जल संधि जो है ये किसके बीच में है, तो पाक भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, ठीक है ना, बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए अगला चैप्टर आ गया अध्याय 2 भौतिक स्वरूप। देखिए अब प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पूछा गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है, तो लगभग 43% मैदानी भाग है। उसके बाद देखिएगा 11% लगभग पर्वतीय है, 18% लगभग पहाड़ी है और 28% जो है लगभग क्या है, पठारी है, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्टली आपको 29% पर्वतीय लिख दिया जाएगा इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो ये अलग अलग याद रखिएगा, 43% जो है आपका मैदानी है, 11% जो है ये पर्वतीय है, 18% पहाड़ी है और 28% जो है ये पठारी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे किस नाम से जाना जाता था। तो पहले जो था भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड हुआ करता था जिसको किस नाम से जाना जाता था, तो फ्रेंड्स उसको जाना जाता था
पैंजिया के नाम से, उसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था, उसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि सिपकिला दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में है? सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिपकिला जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो देखिए सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जलजपला दर्रा है। उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो अभी मैंने बताया था आपको नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये वर्तमान में कितनी है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये 8,848.86 मीटर है, 8,848.86 मीटर है। ये वाला आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना, कि भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है। वैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। इसका आंसर आप लोग मुझे फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है। देखिए विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। बताइए कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो है यह लघु हिमालय का हिस्सा है, यह लघु हिमालय में है, यानी कि मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील जो है यह अवस्थित है, बताइए। तो देखिए ये जो कश्मीर घाटी है और डल झील जो है यह पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में है, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के बीच में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ यानी कि मोरेंस के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। बताइए कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का जो मोरेंस के रूप में जमाव जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको करेवा कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको करेवा कहा जाता है। और ये जो करेवा जो है ना फ्रेंड्स, करेवा याद रखिएगा, करेवा जो है ये स्थानीय किस्म की जाफरान जो होता है केसर उसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं। सभी ऑप्शन को देख लीजिए, ठीक है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये हिमालय के हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में अवस्थित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी जो है ये आपको पता है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है फूलों की घाटी? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। बुग्याल शब्द जो है यह किसको निरूपित करता है, बताइए। तो देखिए ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्वार स्थलाकृति पाई जाती हैं, द्वार स्थलाकृति। तो देखिए द्वार स्थलाकृति की बात करते हैं तो भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में हिमालय में तलछट्टी से दक्षिण और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर के बीच जो जलोढ़ का मैदान है उसी को द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। तो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा ये क्या हैं। तो आपको पता है कि यह नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, ये जनजातियां हैं उत्तरी पूर्वी भारत की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग सेशन को थोड़ा जल्दी में कवर करेंगे, ठीक है ना, प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। चलिए तो कोशिश करना है 1 घंटे सवा घंटे में इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है।
बराक नदी की बात करते हैं तो देखिए बराक नदी जो है यह किन राज्यों में बहती है, तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में बहती है। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बांग्लादेश में इसको सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है, बताइए। तो फ्रेंड्स मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड और असम, मैंने बताया था ना। चलिए देखिए उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स मोलेसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मोलेसिस बेसिन? मिजोरम को कहा जाता है। याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है। भारत का जो उत्तरी मैदान है यह किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है, तो यह बना हुआ है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के द्वारा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है यह किस नदी पर अवस्थित है। तो माजुली द्वीप जो है आपको पता है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में है माजुली द्वीप, और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है, दोआब का मतलब क्या होता है, बताइए। तो देखिए दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भूमि, दो नदियों के बीच का भाग, इसी को हम लोग दोआब बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है, सभी ऑप्शन देख लीजिए, नीचे सतलज है, ठीक है ना। बताइएगा पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है। तो फ्रेंड्स यह सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह काली मृदा युक्त पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें से पश्चिमी घाट में अगर बात करते हैं तो अन्नामलाई है, नीलगिरी है और कार्डमम है। यहाँ जवादी बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1, 2 और 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। नल्ला मल्ला जो है ये आंध्र प्रदेश में है, तो अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम ये पश्चिमी घाट पर हैं, ठीक है। चलिए तो 1, 2 और 4 देखिए कहाँ पर दिया गया, 1, 2 और 4 ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अनायमुदी है, यह अन्नामलाई पर्वत पर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोडा बेटा है, ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं, बताइए। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया डोडा बेटा है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है। इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है, सभी को देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है, देख लीजिए, तीसरा भी सही है, चौथा जो है असत्य है, असत्य ही पूछा गया है ना। तो देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर जो है ये जिंदवाड़ा नहीं है, पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है ये महेंद्रगिरी है, ठीक है ना, महेंद्रगिरी, तो ये वाला असत्य है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है, इस विभाजन का आधार क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, गारो, खासी और जैंतिया, तो ये विभाजन का आधार जनजातियाँ हैं। उसके बाद देखिए पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट का विस्तार है, बताइए। देखिए पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि बरखान स्थलाकृति का संबंध है, बरखान स्थलाकृति का संबंध है, चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका संबंध किससे है बरखान का, तो ये मरुस्थल से है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित कौन सा है, तो भारत और श्रीलंका के बीच इसमें से आप देख सकते हैं जो अवस्थित है ये आपका पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 1 और 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल के आएगा। उसके बाद देखिएगा कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए।
पश्चिमी तटीय मैदान को काठियावाड़ या कच्छ तट एक हो गया, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट, चौथा मालाबार तट में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। देखिए काठियावाड़ तट या कच्छ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और एक और बताया था कन्नड़ तट। याद रखिएगा केरल नहीं होगा यहाँ पर, उत्तरी सरकार तट, ये वाला सही नहीं है। ठीक है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह किस द्वीप पर अवस्थित है, तो यह आपको पता है बैरन द्वीप पर है और यह मध्य अंडमान के पूर्व में है, मध्य अंडमान के पूर्व में है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी ऑप्शन यहाँ पर है देख सकते हैं, मध्य अंडमान के पूर्व में होगा। देखिए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक है 8 डिग्री चैनल, एक है 9 डिग्री चैनल, दोनों को भी ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकोय के मध्य है। ठीक है, मालदीव और मिनिकोय के मध्य। 9 डिग्री जो है यह आपका लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य में है, और 10 डिग्री जो है यह आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में। ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से यह अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, चलिए बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर बताइए, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पिटली द्वीप, देखिए पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, कहाँ पर, पिटली द्वीप में। भारत की किस जगह पर अवस्थित है पिटली द्वीप, तो फ्रेंड्स यह लक्षद्वीप समूह में है। चलिए अब आ गया अगला चैप्टर हमारा, अध्याय 3 अपवाह स्वरूप। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, क्या नाम है, लद्दाख में सिंधु नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है, इस गॉर्ज का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स इस गॉर्ज का नाम क्या है, तो देखिए इस गॉर्ज का जो नाम है वो आपको बताना है। इस गॉर्ज का नाम है गिलगित गॉर्ज। ठीक है, दिहांग गॉर्ज जो है यह अरुणाचल में है। चलिए उसके बाद देखिएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो सिंधु नदी की लंबाई कुल 2880 किलोमीटर है। ठीक है ना, बहुत जगह लूसेंट वगैरह में दिया गया है, कहीं कहीं तो 3200 के अप्रॉक्स भी नेट वगैरह पर आपको मिलता है। लूसेंट वगैरह में यहाँ पर दिया हुआ है 2880 किलोमीटर, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, चलिए इसी को हम मान कर चलेंगे अभी। चलो उसके बाद देखिए गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था, गांधी सेतु का निर्माण 1982 में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था 1982 में। चलिए लक्ष्मी सागर झील पूछा गया है किस राज्य में है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर है, तो देखिए फ्रेंड्स ये बिहार के दरभंगा में भी पड़ता है लक्ष्मी सागर झील, और उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। ये दो नाम है, मतलब दो झील हैं, अलग अलग झील हैं जो कि इसी नाम से लक्ष्मी सागर झील से। ठीक है ना, तो बिहार भी दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश भी दिया हुआ है। देखिए आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, वैसे आप लगाना चाहते हैं तो बिहार पर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली किसका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, तो ये गंगा का है। चलिए देखिए यह नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है, और ये सरिताएं यानी कि ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और उपरोक्त विवरण जो है किस नदी के संबंध में है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो यह नदी चेनाब नदी है। कौन सी नदी है, तो यह चेनाब नदी है। कौन सी नदी है, चेनाब नदी है। चलिए उसके बाद देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह अवस्थित है, तो फ्रेंड्स यह किस नदी पर, तो यह सतलुज नदी पर है। ठीक है ना, सतलुज नदी पर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्रोत है, गंगा नदी का उद्गम स्रोत, सिंपल सा क्वेश्चन, गंगोत्री हिमनद है। उसके बाद देखिए भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है, तो फ्रेंड्स ये देवप्रयाग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। चलिए देखिए यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई, ठीक है ना, रिफ्ट वैली में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। ठीक है, इस नदी का नाम पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली यह नदी जो है रिफ्ट वैली से बहती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, हिम महाखंड बनाती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है, सरदार सरोवर परियोजना जो है यह अवस्थित है कहाँ पर, तो ये नर्मदा नदी पर। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा बोला गया है? दक्षिण की गंगा, तो यह गोदावरी है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स यह सहायक नदियां हैं कावेरी की। किनकी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार, अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम यहाँ पर सही दिया गया है? अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार, चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रश्न को फिर से देख लीजिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ऑप्शन 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? न्यूनतम जल प्रवाह, तो न्यूनतम कब होगा? जब वर्षा नहीं होगी, यानी कि आप कह सकते हैं जनवरी से जून तक। जून के में जो है बारिश शुरू हो जाता है और यहाँ पर जल प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स दामोदर जो है यह हुगली की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर जो है कौन सा जलप्रपात है? तो फ्रेंड्स यह जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग है, याद रखिएगा। शिव समुद्रम कावेरी पर है, धुआंधार नर्मदा पर है और दूध सागर मांडवी नदी पर है। चलिए उसके बाद देखिए मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है भाखड़ा नागल परियोजना से। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना से। चलिए अब आ गया आपका चौथा अध्याय जलवायु। अब पूछा जा रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? बताइएगा भारत की जलवायु कैसी है? तो देखिए भारत की जो जलवायु है ये याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्ण भी दिया गया है, मानसूनी भी दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा आपको सिंपली उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु याद रखना है। देखिए आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? तो आपको याद होगा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पहले जो वर्षा होती है वो आम्र वर्षा होती है, आम की बौछार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक दिया गया है। चलिए विश्व के सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सबसे अधिक वर्षा देखिए कहीं कहीं जो होगा ना आपको डाउट क्रिएट होगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जहाँ डाउट होगा वो प्रश्न वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप थोड़ा सा लगभग में यहाँ पर जो है, चूँकि हमारे पास ऑप्शन ई एग्जाम में विकल्प होता है, ऑप्शन डी भी विकल्प होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट होगा। चलिए बताइए सबसे अधिक वर्षा जो होगी फ्रेंड्स ये मेघालय में होगी और जगह का नाम मौसिन राम है, आपको भी पता है। चलिए भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होगी? अब यहाँ जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर डाउट हो सकता है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको डाउट होगा। तो मेनली ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु होता है, तो 4 ही प्रकार हम मान करके चलेंगे। ठीक है, चलिए सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सुंदरवन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उत्तर भारत में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए। तो यह आपका क्या है फ्रेंड्स? तो यह आपका पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में मानसून के प्रकोष्ठ यानी कि फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह को। चलिए भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं? तो ये गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि मराठवाड़ा, पुणे, बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? मराठवाड़ा, पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर यह क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तमिलनाडु में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण जो है यह सूर्य का दक्षिणायन होना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा।
देखिए कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध मानसून निवर्तन से है। देखिए शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर या किस सागर में उत्पन्न होते हैं? शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में जो नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो ये अंडमान सागर है। आप बंगाल की खाड़ी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ स्थानीय तूफानों और उनके लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? अब यहाँ पर सुमेलित करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए आम्र वर्षा, आम, फूलों की बौछार, कहवा, ठीक है, और काल वैसाखी, चाय पटसन। तो मेरे हिसाब से इसमें से सारा राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4 दिया गया, 1 2 3, ठीक है ना, दे रखा है सभी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। चलिए उसके बाद देखिएगा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार देखिए भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर आ गया हमारा चैप्टर 5 है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। देखिए जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? जन्म के आधार पर वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं जरा बताइए मुझे। तो एक प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया रोग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो मलेरिया राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील बिहार की किस जिला में है? देखिए कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है और यह बेगूसराय में पड़ता है कांवर झील। चलिए उसके बाद देखिए वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए सभी ऑप्शन दिख रहा होगा। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। बाकी 3 ऑप्शन आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब देखिए वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, इस वनस्पति को कहा जाता है वर्जिन वेजिटेशन, यानी कि अक्षत वनस्पति, ठीक है। चलिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो फ्रेंड्स ये कौन से वनों का विस्तार है बताइए? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा। देखिए चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इतना तो पता है आपको, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस के जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को 2 भाग में बांटा गया है, एक शुष्क पर्णपाती है और एक आर्द्र पर्णपाती है। अब बताइए ये पाए जाते हैं किस में, शुष्क में या फिर आर्द्र में? तो याद रखिएगा ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं, देवदार के वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं आपके, बताइए, देवदार पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। चलिए उसके बाद देखिए नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है? सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। चलिए सभी ऑप्शन को देखिए, मैं आंसर बता देता हूँ पहले। देखिए तीसरा यहाँ पर आंसर सही है, पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन आरोपण। तो ये ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक वानिकी को यह परिभाषित करता है। देखिए ये विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव प्रोग्राम जो है जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ये क्या है इसमें से? तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है जिसको कि यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ये आपका जैवमंडल निचय है, जैवमंडल निचय। और भारत का पहला जैवमंडल निचय जो है यह नीलगिरी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला जैवमंडल निचय कौन सा है? देखिए नीलगिरी। उसके बाद देखिएगा कि जैवमंडल निचय नोकरेक जैवमंडल निचय जो है यह मेघालय की निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों का हिस्सा है? याद रखिएगा नोकरेक मेघालय में है और यह हिस्सा है आपका गारो का, ठीक है ना। चलिए अगला चैप्टर आ गया हमारा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी ये आपको कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में।
और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में हो रही है। चलिए 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा भारत के पड़ोसी देश पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ मंदिर जो है यहाँ नेपाल में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। लेकिन नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से मिलती है? नेपाल की सीमा जो है ये भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिक्किम दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो 7 पड़ोसी देश के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 यहाँ पर दिख रहा होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अगर आप पूछेगा राज्य तो 3 होगा और दोनों मिला करके यूनियन टेरिटरी और राज्य तब 5 होगा। तो यहाँ पर केवल राज्य पूछा है तो 3 होगा। ठीक है ना, कभी कभी क्या रहता है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य और इस तरह से यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दे देगा, तो उस कंडीशन में आप 7 लगाइएगा। चलिए अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले एकमात्र राज्य कौन सा है? तो एकमात्र यहाँ पर देखिए लद्दाख है अब यूनियन टेरिटरी। भारत की सबसे कम सीमा जो है साझा किस देश के साथ करता है? सबसे कम पूछा है, सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। चलिए फ्रेंड्स, अब आ गया आपका चैप्टर 8 मानचित्र अध्ययन। मापक के प्रकार हैं। मापक के प्रकार आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए मापक के प्रकार हैं। तो मापक के 2 प्रकार हैं, ठीक है ना, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मापक का उदाहरण है? तो इसमें से आपका है प्रदर्शक विधि। चलिए उसके बाद देखिए क्षेत्रीय अध्ययन। भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण क्या है? भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण क्या है? तो ये गिरावट का कारण है आपका उद्योग, जनसंख्या, कृषि, ये सभी हो जाएंगे। चलिए प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रदूषण के प्रकार आपके वायु है, ध्वनि है, मृदा है, ठीक है, ये आपका सब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्लास 9th कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्लास 10th स्टार्ट